एक गांव में 4 भाई रहा करते थे। वह चारों भाई बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे। उन चारों भाइयों के बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उन चारों भाइयों में जो सबसे छोटा भाई था उसका नाम एक बुद्धि था, और जो उससे बड़ा था उसका नाम था 10 बुद्धि, और जो उससे भी बड़ा भाई था उसका नाम 100 बुद्धि था, और जो सबसे बड़ा भाई था उसका नाम 1000 बुद्धि था। एक दिन सबसे बड़ा भाई 1000 बुद्धि कहने लगा, मेरे भाइयों, घर में पड़े रहने से गुजारा नहीं होगा। हम सभी को परदेश जाकर धन कमाना चाहिए। बुद्धिमान लोग घर में पड़े पड़े नहीं खाते। वह अपनी बुद्धिमानी से धन कमाकर अपना जीवन यापन करते हैं, और हम लोग तो बड़े बुद्धिमान हैं। तब भी घर में बचा कुचा जो भी धन अनाज है वह बिना काम धंधे के ही बैठकर खत्म कर रहे हैं। हम लोगों को भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। तब 100 बुद्धि ने कहा, हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। हमें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए और अपनी बुद्धिमत्ता से धन कमाना चाहिए। फिर अगले दिन ही चारों भाई धन कमाने के उद्देश्य से घर से निकल पड़े। चलते चलते जब चारों भाई थक गए तब वो एक स्थान पर आराम करने के लिए बैठ गए। वह आराम करने बैठे ही थे तभी एक बुद्धि की नजर जमीन पर पड़ी। वहां पर घोड़े के पैर का निशान था। फिर एक बुद्धि कहने लगा, देखो भाइयों, यह जो पैर के निशान हैं वह घोड़े के नहीं हैं, बल्कि यह पैरों के निशान किसी घोड़ी के हैं। तभी 10 बुद्धि बोल पड़ा, जिस घोड़ी के पैर के निशान है ना, वह एक आंख से कानी है। फिर 100 बुद्धि ने कहा, हाँ, लेकिन उस घोड़ी पर एक नहीं 2 लोग सवार थे, जिसमें से एक पुरुष और दूसरी स्त्री है। 100 बुद्धि की बात सुनकर 1000 बुद्धि ने कहा, वो तो सब ठीक है, लेकिन जो उस घोड़ी में सवार है और उसमें से जो स्त्री है वह इस समय गर्भवती है। फिर सभी लोगों ने सोचा कि जो हम लोगों ने कहा वह बात कहाँ तक सही है। तो सच्चाई का पता लगाने के लिए वह चारों कुछ दूर जाते हैं तो उन्हें वह घोड़ी दिखाई देती है, और वह चारों उस घोड़ी का पीछा करने लगे, यह जानने के लिए कि जो भी उन सभी ने कहा तो उसमें किसकी बातों में कितनी सच्चाई है। वह चारों घोड़ी का पीछा करते हुए बहुत दूर चले गए। घोड़ी में जो पुरुष सवार था उसने सोचा, आखिर यह 4 लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? कहीं यह कोई लुटेरे तो नहीं है। यह सोचकर उसने अपनी घोड़ी को और तेज दौड़ाना शुरू कर दिया। अब घोड़ी पर सवार 2 लोग और उसका पीछा करते हुए वह चारों भाई। चलते चलते वह घोड़ी पर सवार व्यक्ति एक राज्य में पहुंच गया, और उसके पीछे पीछे वह चारों भाई भी वहां पहुंच गए। घोड़ी पर सवार व्यक्ति को उस राज्य के राजा के सैनिक दिखाई दिए। वह तुरंत ही घोड़ी से उतरा और सारी बातों को सैनिकों से बताया। फिर एक सैनिक चारों से पूछने लगा, सच सच बताओ कि तुम इस घोड़ी पर सवार व्यक्ति का पीछा क्यों कर रहे थे? कहीं तुम लोग लुटेरे तो नहीं हो, या फिर दुश्मन राज्य से तो नहीं आए हो? सिपाही के ऐसा पूछने पर बड़ा भाई 1000 बुद्धि ने कहा, नहीं सिपाही जी, हम लोग तो सीधे साधे लोग हैं। हम लोग अपनी बुद्धिमानी को परखने के लिए और सच्चाई जानने के लिए यहाँ तक इस घोड़ी का पीछा करते हुए आ गए। हम लोग ना तो कोई लुटेरे हैं
और न ही दुश्मन देश से आए हैं। हम लोग तो नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकले हैं। अच्छा, तो तुम कौन सी बुद्धिमानी और कौन सी सच्चाई जानने के लिए इस घोड़ी का तुम लोगों ने पीछा किया? सैनिक के ऐसा पूछने पर हजार बुद्धि ने सारी बातों को बताया और फिर कहने लगा, सैनिक जी, हम चारों लोग बेरोजगार हैं। अगर राजा के यहाँ हम चारों को नौकरी मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। सैनिक समझ गया कि यह चारों कोई बुरे लोग नहीं हैं। फिर सैनिक चारों को राजा के पास लेकर गया और राजा से सारी बातों को बताया। अच्छा, तो तुम लोगों को नौकरी की आवश्यकता है? जी महाराज। जी महाराज। वो तो सब ठीक है, मैं तुम चारों को अपने यहाँ नौकरी पर रखता हूँ। लेकिन एक बात बताओ, तुम चारों लोग उस घोड़ी वाले का पीछा क्यों कर रहे थे? राजा के पूछने पर हजार बुद्धि ने कहा, महाराज, पैदल चलते हुए हम लोग थक गए थे। आराम करने के लिए हम चारों भाई एक पेड़ के नीचे बैठे हुए ही थे। तब हम चारों ने अपनी बुद्धि से उस घोड़ी और घोड़ी पर सवार लोगों के बारे में अनुमान लगाया। मेरे छोटे भाई ने पैरों का निशान देखकर कहा कि वह कोई घोड़ा नहीं है, बल्कि वह घोड़ी के पैरों के निशान हैं। फिर मेरे दूसरे भाई 10 बुद्धि ने अपने बुद्धिमत्ता को दिखाते हुए यह अनुमान लगाया कि वह घोड़ी बाईं आंख से अंधी है। फिर मेरे तीसरे भाई 100 बुद्धि ने अनुमान लगाया कि उस घोड़ी पर 2 लोग सवार होंगे, जो एक स्त्री होगी और दूसरा पुरुष। फिर महाराज, मैंने अनुमान लगाया कि घोड़ी पर जो स्त्री सवार है वह इस समय गर्भवती है। हे महाराज, इसी बात का पता लगाने के लिए कि हम लोगों का अनुमान कितना सही है, इसलिए हम चारों भाई उस घोड़ी का पीछा करते हुए आपके राज्य में आ गए। अरे वाह, मेरी तो उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई। मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों की बुद्धिमानी और अनुमान वास्तव में सही है या फिर गलत है। सैनिक, जाओ और घोड़ी वाले व्यक्ति को दरबार में तुरंत लेकर आओ। राजा का आदेश पाकर सैनिक घोड़ी वाले को जाकर बुलाकर लाए। फिर राजा ने उस घोड़ी वाले से पूछा, क्यों श्रीमान, आप कहाँ से आ रहे हो और आपके साथ कौन है? महाराज, मैं तो अपनी ससुराल गया था और वहाँ से मैं अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर घर जा रहा था। एक बात बताओ श्रीमान, क्या तुम्हारी घोड़ी एक आंख से अंधी है? जी महाराज, मेरी घोड़ी एक आंख से अंधी है। ठीक है श्रीमान, आप यहाँ से जा सकते हो। फिर वह घोड़ी वाला व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और राजा चारों भाइयों से पूछता है, तुम लोग यह बताओ कि तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि वह घोड़ा नहीं बल्कि घोड़ी है और वह घोड़ी एक आंख से अंधी है, एवं उसमें 2 लोग बैठे हुए हैं जिनमें एक स्त्री और एक पुरुष है। और यह भी बताओ कि कैसे अनुमान लगाया कि जो उस घोड़ी में स्त्री बैठी हुई है वह गर्भवती है। राजा के पूछने पर एक बुद्धि ने कहा, महाराज, जब मैंने घोड़ी के पैरों के निशान को देखा तब वहाँ पर घोड़ी ने मूत्र त्याग किया था। मैं उसके गंध से ही पहचान गया कि वह नर नहीं बल्कि मादा है। फिर 10 बुद्धि ने कहा, महाराज, मेरा नाम 10 बुद्धि है और वह घोड़ी जिस ओर से आई है वहाँ के वृक्षों पौधों की पत्तियों को उसने दाईं तरफ ज्यादा खाया था, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि वह एक आंख से अंधी है। फिर 100 बुद्धि कहने लगा, महाराज, वह दोनों स्त्री पुरुष धूल युक्त जमीन पर घोड़ी से उतरे थे, जिनमें 4 इंसानी पैरों के निशान थे, जिनमें 2 पैरों के निशान पुरुष के जैसे थे और 2 पैरों के निशान स्त्री के जैसे थे। फिर 1000 बुद्धि ने कहा, महाराज, वह चारों पैर धूल में धसे हुए थे, जिनमें स्त्री के पैर पुरुष की तुलना में धूल में ज्यादा धसा हुआ था, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि स्त्री गर्भवती है। मैं तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में हूँ। तुम लोग वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान हो। अच्छा, एक बात और बताओ, इसके अलावा तुम लोगों में और भी क्या क्या विशेषताएं हैं?
राजा की बात सुनकर एक बुद्धि बोला, महाराज, मैं जिस स्थान पर बैठ जाता हूँ तो फिर किसी की मजाल नहीं है कि मुझे वहाँ से उठा दे। फिर 10 बुद्धि ने कहा, महाराज, चाहे जैसा भी भोजन हो, मुझे भोजन की पहचान करने की कला बहुत अच्छे से आती है। मैं किसी भी भोजन को देखकर बता सकता हूँ कि वह भोजन कहाँ से आया है और उसे किसने पकाया है और उस भोजन में कौन से गुण हैं। फिर 100 बुद्धि ने कहा, महाराज, मुझ में यह विशेषता है कि मैं किसी भी बिस्तर की पहचान बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। मैं किसी भी बिस्तर को देखकर यह बता सकता हूँ कि उसके अंदर क्या कमी है और क्या विशेषता है। फिर 1000 बुद्धि ने कहा, महाराज, मैं किसी भी नाराज व्यक्ति को कुछ ही मिनट में मना सकता हूँ। मुझ में यही विशेषता है। चारों भाइयों की बातें सुनने के बाद राजा ने उन चारों भाइयों की परीक्षा लेने की योजना बनाई। फिर समय बीता। एक दिन एक कमरे में एक रजाई बिछाई गई और उसमें एक बुद्धि को बैठा दिया गया। फिर राजा ने कहा, एक बुद्धि, तुम कहते थे ना कि तुम जहाँ बैठ जाते हो वहां से तुम्हें उठाना किसी के बस में नहीं है। तो ठीक है, अब मेरा आदेश है कि तुम बिना उठे ही इस रजाई को अपने से दूर कर दो। राजा का आदेश पाकर एक बुद्धि हिला तक नहीं और रजाई को अपने आप से दूर कर दिया। राजा यह देखकर चौंक गया। अब बारी थी 10 बुद्धि की। फिर राजा ने 10 बुद्धि को भोजन दिया। फिर राजा ने 10 बुद्धि से पूछा, 10 बुद्धि, तुम बताओ कि भोजन में क्या विशेषता थी। महाराज, माफ करना, भोजन तो बहुत अच्छा था, लेकिन दाल में से गौमूत्र की गंध आ रही थी। 10 बुद्धि के ऐसा कहने पर राजा ने रसोइये को बुलाया और फिर उससे पूछा, रसोइये, सच सच बताओ कि दाल में से गौमूत्र की गंध क्यों आ रही थी। महाराज, दाल के बोरे को लेकर जब मैं आ रहा था तभी रास्ते में बरसात होने लगी थी। तब मैं बरसात से बचने के लिए गौशाला में उस बोरे को लेकर चला गया था। फिर एक गाय के गौमूत्र के कुछ छींटे दाल के बोरे में गिर गए थे। लेकिन महाराज, मैंने तो दाल को अच्छे से धुला था और साफ करके उसे पकाया था। यह सुनकर राजा बड़ा आश्चर्य में था। फिर राजा ने रात के समय एक मखमल के बिस्तर के अंदर एक बिल्ली का बाल डलवा दिया और उस मखमल के बिस्तर में 100 बुद्धि को सोने के लिए कहा। राजा का आदेश पाकर 100 बुद्धि उसी मखमल के बिस्तर में सो गया। फिर रात बीती और जब सुबह हुई तो अगले दिन सुबह ही राजा ने 100 बुद्धि से पूछा, क्यों 100 बुद्धि, मखमल के बिस्तर में तो तुम्हें नींद अच्छी आई होगी। महाराज, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे बिल्ली का एक बाल सारी रात चुभता रहा, इसलिए मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। राजा यह सुनकर सन्न रह गया। फिर राजा ने कहा, अद्भुत हो तुम, बहुत ही अद्भुत हो तुम, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। फिर राजा 1000 बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सोचता है और वह रानी के पास जाता है और रानी से कहता है, हे प्रिय, मुझे 1000 बुद्धि की परीक्षा लेनी है, इसलिए तुम नाराज होकर बगीचे में चली जाओ और 1000 बुद्धि के मनाने से भी तुम मत मानना। देखता हूँ कि 1000 बुद्धि क्या करता है। ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर रानी नाराज होकर बगीचे में चली जाती है। इधर राजा 1000 बुद्धि से कहता है, हे 1000 बुद्धि, मेरी प्रिय रानी किसी कारणवश मुझसे नाराज हो गई है, लेकिन मुझे उसकी कोई भी चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम हो। तुम तो कहते थे ना कि कोई भी अगर नाराज हो जाए तो तुम उसे तुरंत ही मना लेते हो, इसलिए जाओ और रानी को मना कर लाओ, वह अभी बगीचे में है। राजा की बात सुनकर 1000 बुद्धि ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन मेरी एक शर्त है।
कैसी शर्त हजार बुद्धि? वह यह शर्त है कि आपको मेरे साथ रानी जी के पास चलना पड़ेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी चलता हूँ तुम्हारे साथ। फिर राजा और हजार बुद्धि रानी के पास बगीचे में जाते हैं। हजार बुद्धि रानी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रानी नहीं मानती। फिर हजार बुद्धि रानी से कहता है, हे महारानी, अगर आप महाराज से सच्चे दिल से प्रेम करती होंगी तो जरूर आप अपनी नाराजगी दूर करेंगी। आपको महाराज की कसम है। हजार बुद्धि ने सीधा राजा साहब का कसम ही दे डाला। अब रानी करती भी तो क्या करती? अगर रानी ना माने तो कसम और प्रेम की बात आड़े आ रही थी। अब रानी सोच में पड़ गई। अब तो इसने मेरे प्रेम को भी सामने रख दिया और महाराज के कसम को भी दे दिया। रानी तुरंत मान गई और कहने लगी, मेरा प्रेम इतना भी कमजोर नहीं है कि मेरी नाराजगी खत्म ना हो। ऐसा कहकर वह राजा से बोलने लगी। राजा उन चारों भाइयों की बुद्धिमानी को देखकर बड़ा खुश हुआ और उन चारों भाइयों को अपने दरबार का मुख्य सलाहकार बनाया। वह चारों भाई समय समय पर राजा को उचित सलाह देकर परेशानी से निकालते रहे। कहा भी जाता है कि बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। जिसके पास ज्ञान है, बुद्धिमता है, वह कभी भी भूखा नहीं मर सकता। वह चाहे देश में हो या फिर विदेश में हो, अपने बुद्धि के बल पर वह धन कमाकर अपना जीवन अच्छे से निर्वाह करता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है और हर जगह पूजा जाता है। जहाँ बल काम नहीं आता, वहाँ बुद्धि काम आती है। इसलिए ज्ञान कहीं से भी मिले, उसे सदैव सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। एक नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था। उसने कई घर महल जैसे बनवा रखा था। उसे अगर एक महल से दूसरे महल जाना होता तो वह घोड़े में बैठकर जाता। सेठ का व्यापार कई राज्यों में फैला हुआ था। सेठ इतना ज्यादा धनी था कि वह कई राज्यों को एक साथ खरीद सकता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे, लेकिन सेठ किसी पर भी विश्वास नहीं किया करता था। इसी तरह समय बीत रहे थे। एक दिन सेठ अपने महल के सामने टहल रहा होता है। बेटा, कुछ ही समय बाद रात होने वाली है। बहुत दूर से मैं चलकर आ रहा हूँ और बहुत दूर अभी मुझे जाना है। मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें बुढ़ापे से जवान नहीं कर सकता। अरे बेटा, क्यों मजाक करते हो? मेरे कहने का मतलब यह है कि मुझे आज रात को तुम्हारे यहाँ ठहरने की जगह मिल जाती तो रात मैं यहीं पर गुजार लेता। सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है कि जो चाहे वही मुंह उठाकर आ जाए। अरे बेटा, कैसी बात करते हो? मुझे घुड़साल में ही जगह दे दो, मैं वहीं पर ही रात गुजार लूंगा। अच्छा, ताकि तुम मेरे घोड़ों को चुरा लो और रात में ही मेरे घोड़े को लेकर यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। राम राम राम। अरे बेटा, मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मुझे घोड़े की सवारी भी करनी नहीं आती। तुम कैसी ये बातें करते हो? अरे नहीं नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुम्हें देखकर मुझे वैसे भी ऐसा लग रहा है कि तुम कोई चोर ही हो। सेठ ऐसा कह ही रहा था कि तभी आसमान में बादल छाने लगे, बिजलियां कड़कने लगीं, तेज हवाएं चलने लगीं। ऐसा लगने लगा
जैसे बहुत तेज बारिश होगी। बेटा, ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। अब तो कुछ ही देर में रात भी हो जाएगी। मुझ बूढ़े पर दया करो, मेरी सहायता करो। बस रात बस की तो बात है। मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरा घर कोई धर्मशाला नहीं है। तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। कुछ ही समय में रात हो जाती है और बारिश होने लगती है, और बारिश में भीगते हुए वह बूढ़ा व्यक्ति चलता रहता है। वह नगर में अब किसी से भी सहायता नहीं मांगता, क्योंकि उसे अब किसी पर विश्वास नहीं था कि कोई उसकी सहायता करेगा। फिर 1 महीने बाद एक दिन सेठ को आवश्यक कार्य से व्यापार के कारण दूसरे राज्य जाना पड़ा। तब सेठ अपने घोड़े पर अकेला ही सवार होकर चल देता है। चलते चलते दोपहर से शाम हो गई। सूरज डूब चुका था, लेकिन इस समय सेठ घने जंगलों के बीच में था। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन हिम्मत करके वह बढ़ता ही जा रहा था। फिर अचानक से आंधियां चलने लगी, मौसम बिगड़ने लगा, आसमान में बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। चलते हुए सेठ ने घोड़े की लगाम को खींचा। घोड़ा रुक चुका था। काश की शाम को किसी के यहाँ रुक जाता तो अच्छा होता। हे भगवान, अब आगे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, मैंने यह कैसी मूर्खता कर दिया। पता नहीं अभी इस घने जंगल में कितना सफर करना पड़ेगा। रात भी हो चुकी है, मौसम भी खराब हो रहा है। तभी सेठ को पीछे से उल्लू की आवाज सुनाई देती है। राम राम राम, कितनी डरावनी आवाज है। मैं आज कहाँ आकर फंस गया। इस जंगल में तो खतरनाक जानवर भी होंगे, और यह काली रात, और यह भयावह बिगड़ता हुआ मौसम। इतना कहकर सेठ डरता हुआ आगे बढ़ता है। सेठ कुछ ही दूर जाता है, तभी बारिश होने लगती है। बारिश के कारण सेठ का घोड़ा इधर उधर भागने लगता है। अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है? पागल हो गया है क्या? अरे रुक जा, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहा है? हे भगवान, आज किस मुसीबत में मैं फंस गया। मेरी रक्षा करना भगवान, मेरी रक्षा करना। सेठ का घोड़ा सेठ को जमीन पर गिराकर वहां से भाग जाता है। सेठ दुखी होकर डरा सहमा हुआ जंगलों में भटकने लगा। कुछ देर भटकने के बाद सेठ जंगल के किनारे पहुंच चुका था। आधी रात का समय था। सेठ इधर उधर देखता है तो उसे एक रोशनी दिखाई पड़ती है। फिर सेठ सोचता है, शायद वहां पर कोई घर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अब जंगल के किनारे आ गया हूँ। मैं जंगल से निकल आया हूँ। लगता है कि वह रोशनी किसी घर से आ रही है। मुझे वहां पर जाना चाहिए और वहां जाकर सहायता मांगनी चाहिए। ऐसा सोचकर सेठ दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है। अब बारिश भी रुक चुकी थी। कुछ ही देर में सेठ उस घर के पास पहुंच जाता है। कोई है क्या? मेरी सहायता करिए, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरी सहायता करो।
सेठ की आवाज सुनकर एक व्यक्ति घर से बाहर आता है जिसका नाम सुरेश था। आप कौन हैं श्रीमान, और आधी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस व्यक्ति के पूछने पर सेठ सारी बात उससे बताता है और फिर कहता है, मैं अपने घोड़े से बहुत प्यार करता हूँ। वह भी जंगलों में चला गया है, कहीं उसे जंगल के हिंसक जानवर खा न जाए। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। ठीक है, आप चिंता मत करिए, आप घर के अंदर आइए, भगवान ने चाहा तो आपका घोड़ा मिल जाएगा। आप आराम करिए, आधी रात हो चुकी है, आप थक गए होंगे। हाँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है। अगर खाने में कुछ भी बचा हुआ हो तो। सेठ इतना बोल ही पाया था, तभी एक बूढ़ी औरत दूसरे कमरे से हाथ में भोजन की थाली लेकर आती है। बेटा, तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा करना हमारा धर्म है। ये लो, खाना खा लो। वह बूढ़ी औरत खाने को गर्म करके सेठ को देती है। खाना खाने के बाद फिर एक कमरे में सेठ के आराम करने की व्यवस्था कर दी जाती है। सेठ अपने घोड़े के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा था, लेकिन वह थक भी बहुत गया था, इसलिए वह सो गया, क्योंकि अब वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। उधर सुरेश हाथ में मसाल लिए जंगलों की ओर सेठ के घोड़े को ढूंढने के लिए जाता है। फिर अगले दिन सुबह हो चुकी थी। पंछियों की चहचहाहट सेठ के कानों पर पड़ी। वह नींद से जग गया। कमरे में उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। वह तुरंत ही घर से बाहर आया। घर के बाहर आते ही जो उसने देखा, उसे देखते ही वह स्तब्ध रह गया। वह देखता है कि उसका घोड़ा घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बंधा हुआ है और एक बूढ़ा व्यक्ति उसके घोड़े को घास डाल रहा है। सेठ उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे खड़ा हुआ था, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से खेतों की तरफ चला गया। आखिर यह सब कैसे हुआ? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं नहीं, यह तो हकीकत है। तभी उसके पास सुरेश आता है। सेठ के चेहरे की तरफ देखकर सुरेश कहता है, आश्चर्यचकित मत हो श्रीमान जी, यह आपका ही घोड़ा है। रात को जब आप गहरी नींद में सो गए थे तो मैं हाथों में मसाल लेकर आपके घोड़े को ढूंढने के लिए जंगल में गया था। ये तो अच्छा हुआ कि यह घोड़ा जंगल में ज्यादा अंदर नहीं गया, नहीं तो इसे जंगली जानवर खा जाते। मैं इसे देखकर ही समझ गया था कि यह आपका ही घोड़ा है। मैं इसे लेकर फिर घर आ गया। सुरेश की ऐसी बातों को सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है आप, और धन्य है आपके संस्कार, और धन्य है आपके देवता तुल्य माता पिता, जिन्होंने आपको इतने अच्छे संस्कार दिए। मैं आपकी माँ से तो मिल चुका हूँ, मैं आपके देवता तुल्य पिता से मिलना चाहता हूँ। आप और आपका परिवार बहुत अच्छा है। यह तो आपका बड़प्पन है श्रीमान जी, कि आपका देखने का नजरिया अच्छा है, इसलिए अच्छाई तो आप में है। खैर, मैं पिताजी को बुलाकर लाता हूँ। फिर सुरेश अपने पिताजी को बुलाने खेतों की तरफ जाता है। पिताजी, आपसे मिलने के लिए हमारे अतिथि आपका इंतजार कर रहे हैं। बेटा, मैं उनसे ना ही मिलूं तो अच्छा है, क्योंकि मुझसे मिलने के बाद शायद उन्हें अच्छा ना लगे,
क्योंकि मैंने तुम्हें सुबह ही बताया था कि सच्चाई क्या है और वह अतिथि कौन है, और मैं उनसे पहले भी मिल चुका हूँ। ठीक है पिताजी, तो मैं उनसे फिर क्या कहूँ? उनसे जाकर कहना कि पिताजी आवश्यक कार्य से दूसरे गांव जा रहे हैं, इसलिए वो अभी नहीं मिल सकते। लेकिन अगर वो ज्यादा जिद करें तो तुम उन्हें साथ लेकर यहीं आ जाना। पिता की कही हुई बातों को सुरेश जाकर सेठ से बताता है, लेकिन सेठ कहता है, देखिए, अगर मैं आपके पिताजी से बगैर मिले ही चला जाऊंगा तो मुझ में एक चिंता बनी रहेगी कि मैंने आपके पिताजी से क्यों नहीं मिला। इसलिए ज्यादा समय मैं उनका नहीं लूंगा, बस 1 मिनट के लिए मुझे आप उनसे मिलवा दीजिए। ठीक है श्रीमान जी, अगर आप पिताजी से मिलना ही चाहते हैं तो फिर चलिए मेरे साथ। इतना कहकर सेठ और सुरेश खेत की तरफ चल देते हैं। जब सेठ सुरेश के पिता को देखता है तो सेठ आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं। वह बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होता है। वह बोलना चाहता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, शर्मिंदा ना हो बेटा, तुम तो मेरे अतिथि हो। हमारा जो फर्ज था वो हम लोगों ने किया। मैं इसीलिए तुमसे नहीं मिलना चाहता था ताकि तुम अपने आप में शर्मिंदगी ना महसूस करो। तभी सेठ उन बूढ़े व्यक्ति के पैरों में गिर जाता है और उनसे अपने द्वारा किए हुए भूल की माफी मांगता है। मुझे माफ करिए, मैं उस रात आपको अपने घर में स्थान नहीं दिया। आप कितने ज्यादा परेशान हुए होंगे मुझे अब पता चल रहा है। फिर बूढ़ा व्यक्ति सेठ को उठाता है। कोई बात नहीं बेटा, पुरानी बातों को याद करने से कोई लाभ नहीं होता, सिर्फ दुख ही मिलता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ करना। आप देवता तुल्य हो। आपके दिए हुए अच्छे संस्कार आपके बेटे में हैं। मेरे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, बहुत सारा धन संपत्ति है। कई नगरों में मेरा व्यापार फैला हुआ है। मेरे पास कहने को तो सब कुछ है, लेकिन मुझे आज पता चल रहा है कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी वो चीजें नहीं हैं जो जीवन में बहुत काम आती हैं, और वो है इंसानियत। मैं इंसान हूँ लेकिन मुझ में इंसानियत नहीं है। बेटा, धन दौलत अगर एक बार चला भी जाए तो उन्हें फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन चरित्र और विश्वास अगर एक बार चला गया तो उसे कमाने में जीवन बीत जाता है। इसलिए चरित्र, संस्कार, इंसानियत और व्यवहार, इन्हें हमेशा ही पवित्र रखना चाहिए और अच्छा रखना चाहिए। अब सेठ में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका था। उसके अंदर अब इंसानियत आ चुकी थी। अब वह लोगों की सहायता करता, गरीबों को भोजन कराता एवं उसमें कई अच्छाइयां आ चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितना भी धन दौलत इंसान कमा ले, लेकिन उसका चरित्र और व्यवहार साफ सुथरा और पवित्र होना चाहिए।